हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है स्टडी इन फ्रांस। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फ्रांस में स्टडी करने का सोच रहे हैं तो ये आपका सही डिसीजन है या नहीं। तो और यहाँ पे कौन कौन से टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है और आपका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ बेस्ड एट यूके। तो अगर हम देखें तो वर्ल्ड की नंबर 2 यूनिवर्सिटी इंसीड यूनिवर्सिटी, जिसका कि मेन कैंपस फ्रांस में है। तो फ्रांस में आपको बेस्ट एजुकेशन ऑफर होने वाली है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसा कि अगर हमें लगता है कि भी फ्रांस में ये लोग ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को लेके कंसर्न्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जो कि चाहे आपके इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, या फिर आपके मैनेजमेंट में हो, या फिर नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज में हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें, फ्रांस इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द यूरोप आफ्टर जर्मनी। सो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर हायर स्टडीज इन फ्रांस। सो दैट इज नॉट एन इश्यू फॉर यू। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके वीज़ा प्रोसेस की, तो लाइक अदर कंट्रीज जहाँ पे आजकल बहुत आपको पता है वीज़ा डिलेज और वीज़ा रिजेक्शन बहुत आ रहे हैं। तो अनलाइक दैट, लाइक फ्रांस में ये चीज़ें अभी नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे वीएफएस की अपॉइंटमेंट्स भी बहुत जल्दी आपको मिल जाती है, विद इन 15-20 डेज आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। दूसरा, यहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो अप्रूवल रेट बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो आज अगर हम देखें तो फ्रांस इज द बेस्ट प्लेस लाइक नाउ टू अप्लाई इन यूरोप। अगर हम यही चीज़ 2 साल 3 साल बाद बात करेंगे तो सिनेरियो हो सकता है कम्प्लीटली चेंज हो जाए, और यहाँ पे भी आपको वीज़ा डिलेज और रिजेक्शन देखने को मिलेगी। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की, कौन कौन सी टाइप की यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस में आती है, तो सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है कि भाई, अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे बिल्कुल फ्री नहीं है। यहाँ पे मतलब देखिए, गवर्नमेंट सब्सिडाइज है, बट देर आर सम फीस लाइक विच में वेरी फ्रॉम 2700 यूरोस टू 4000 यूरो, दैट इज क्वाइट लेस, जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं इजिली। सो ये कैटेगरी आती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे आते हैं ग्रैंड इकोल्स विच फॉल्स अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे अगर हम देखें तो फीस में गोज अप टू 20,000 यूरोस। तो इसमें इसमें अप्लाई करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, तो प्लीज़ एक बार फीस स्ट्रक्चर उस यूनिवर्सिटीज का देख लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि भाई बाद में आपको पता लगे कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि हमारे आउट ऑफ बजट हो रही है। तो पहले ही ये चीज़ कंफर्म करके अपनी एप्लीकेशन के साथ प्रोसेस कीजिएगा। तीसरे टाइप की यूनिवर्सिटी इसमें आती है, दैट इज स्पेशलाइज्ड स्कूल्स। सो दैट इज लाइक दे आर मोर फोकस्ड ऑन द वोकेशनल स्टडीज और द प्रैक्टिकल एजुकेशन। बट इसके लिए एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे आपको फ्रेंच लैंग्वेज का पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने व्यूअर्स को रिकमेंड नहीं करता कि वो स्पेशल स्कूल में एडमिशन ले। वो पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद अगर बात करें आप और कैसे फ्रांस में एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज पीएचडी। पीएचडी इज नॉट लाइक अ स्टडी हियर, इट्स लाइक अ पेड कोर्सेज। लाइक इसके लिए आपको गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड पे करती है, जो कि हो सकता है आपका 1500 यूरो से लगभग 3000 यूरो तक, जिसकी रेंज जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। बट सो इसमें एडमिशन लेना इतना ईजी नहीं है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी खुद आपको कांटेक्ट करती है अगर आप उतने क्वालिफाइड है एडमिशन लेने के लिए। तो इसके बाद अगर बात करें इनटेक की, तो यहाँ पे 2 तरह के इनटेक होते हैं। पहला है सितंबर इनटेक। अगर हम सितंबर इनटेक की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है प्रीवियस ईयर अक्टूबर से। जैसे कि अगर आपको 2025 सितंबर में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं इनटेक में, तो इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर 2024 से। और ये इसका जो एंड डेट होता है यूजुअली मई तक जाता है, बट फिर भी ये यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है। कई किसी यूनिवर्सिटी का ये फेब में एंड हो जाता है, किसी यूनिवर्सिटी का मार्च अप्रैल मई तक चला जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप एंड डेट की वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना वीजा प्रोसेस या फिर अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करें, जिससे आपको वीजा डिलेज कम से कम हो और आप अपना ऑन टाइम अपना कोर्स शुरू कर सके। ओके, तो दूसरा इंटेक यहाँ पे आता है जनवरी इंटेक।
तो जनवरी इनटेक की जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होती है वो जून जुलाई से स्टार्ट हो जाती है और जो की जाती है दिसंबर तक। तो इसमें भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अर्ली स्टार्ट करें ताकि आपका वीजा प्रोसेस स्मूथ रहे और आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए। बट हाँ, जनवरी इनटेक में एक मैं आपको ड्रॉबैक बताऊंगा कि यहाँ पे ज्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन ओपन नहीं करती है। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सितंबर इनटेक में अप्लाई कीजिए। मेरे एक फ्रेंड ने सितंबर इनटेक में अप्लाई किया था और उसने टाइमली अप्लाई किया था, अक्टूबर में उसने अपनी एप्लीकेशन शुरू करी थी, तो उसको 2 पब्लिक यूनिवर्सिटीज से उसको इनविटेशन आया था। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी अर्ली स्टार्ट करें और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप सितंबर इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज यहाँ पे इतना कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। देखिए, अगर कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में अगर हम देखें तो हाँ, कि ये प्रेफर करते हैं कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। बट हाँ, कि भाई यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स आके अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो यहाँ पे अब मतलब इंग्लिश को उतना ही प्रेफ़रेंस दिया जाता है जितना यहाँ पे फ्रेंच को दिया जाता है। अगर हम बात करें डिफरेंट कोर्सेज़ की, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, मैनेजमेंट में हो या फिर आपका मेडिकल में हो या फिर आपका नेचुरल साइंसेज़ में हो, सोशल साइंसेज़ में हो, तो ये सब इंग्लिश में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट अगर हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं एमबीबीएस पे, तो उसके लिए फ्रेंच का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वो आप इंग्लिश में नहीं कर सकते, तो ये एक यहाँ का एक ड्रॉबैक है। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ कोर्सेज़ की, तो टाइप ऑफ कोर्सेज़ यहाँ पे बैचलर और मास्टर दोनों तरह के कोर्सेज़ आपको मिल जाते हैं। बैचलर कोर्स की बात करें तो बैचलर प्रोग्राम यहाँ पे 3 साल के होते हैं और अगर हम मास्टर कोर्स की बात करें तो दैट वुड बी लाइक 1 ईयर, 1 एंड हाफ ईयर और 2 इयर्स के हो सकते हैं यहाँ। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। ओके, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हमें क्या-क्या हो सकते हैं अगर हम बात करें बैचलर कोर्सेज के लिए। तो बैचलर कोर्सेज के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए 12 ईयर की एजुकेशन चाहिए। अनलाइक जर्मनी जहाँ पे हमसे 13 साल की एजुकेशन मांगी जाती है, 13 ईयर एजुकेशन के लिए हमें आफ्टर 12th एक वोकेशनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है 1 ईयर का। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 12 ईयर की अपनी रिक्वायरमेंट शो करनी पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको मैट्रिक प्लस 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट और आपका सीवी। सो दीज आर द की डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। और इसके साथ साथ आपको कुछ यूनिवर्सिटीज मांग सकती है जो कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, तो वो आपको लिख के देना पड़ सकता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कि क्या क्या की डॉक्यूमेंट्स आपको अपने यूनिवर्सिटी में वीजा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए हो सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें मास्टर कोर्स, अगर आप मास्टर्स कोर्स यहाँ पे ऑप्ट करें तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या चाहिए। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सेम है जैसा कि बैचलर्स के लिए चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट करी है तो आपको बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपको बैचलर कंप्लीट किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया तो आपको बैचलर डिग्री भी शो करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही अगर आप कुछ एक्सपीरियंस है तो आप वो एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हैं और इसके साथ आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करना पड़ सकता है जो कि आप अपने पुरानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ले सकते हैं या फिर अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो वो कंपनी से आप ले सकते हैं। अगर बात करें कि अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे एक मेन रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज की आइल्स की आपको क्लियर करनी पड़ सकती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मेरे फ्रेंड्स जैसे मुझसे पूछते हैं, तो भाई मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा बैंड की यहाँ पे ज़रूरत होती नहीं है। तो बैंड्स की अगर बात करें तो 6.5 बैंड्स आर इनफ, लाइक यू कैन अप्लाई इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड द प्राइवेट एज वेल। बट अगर हम देखें जितने ज़्यादा बैंड हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर हम देखें कि भाई अगर आपके बैंड्स थोड़े इंक्रीज होते हैं तो आपको एक वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है। अगर सपोज अब मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो मेरे से पूछते हैं कि अगर भाई उनके 6 बैंड आए तो क्या वो फिर भी अप्लाई कर सकती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के रेंज नहीं ओपन होते हैं क्योंकि आपके पास लगभग 20 to 30% यूनिवर्सिटीज़ ही होती है जो 6 बैंड पे आपको एलिजिबल करती है। लेकिन हाँ, अगर आपके 6.5 बैंड आ जाते हैं तो वहीं आपका जो यूनिवर्सिटीज़ का रेंज होता है वो बढ़ जाता है। अराउंड 70% यूनिवर्सिटीज़ में आप ओपनली अप्लाई कर सकते हैं और यहीं अगर आपके 7 और हायर बैंड आते हैं तो आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट बैंड लाइक डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने जा रहे हैं। और मेरे से किसी ने पूछा था कि अगर मैं आइल्स नहीं देना चाहता तो क्या मैं फिर भी अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अपनी प्रीवियस एजुकेशन में एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। तो आप वो शो कर सकते हैं कि भाई आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन को इंग्लिश में ही परस्यू किया था, तो उसके बेसिस पे आप अपनी नेक्स्ट हायर एजुकेशन को इंग्लिश में करना चाहते हैं।
बट अगर आपके अगर मान लो जीपीए कम है और आप फिर भी लाइक वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप फिर उस केस में आइल्स का एग्जाम दे दे। अब आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन यहाँ पे दो तरीके से प्रोसेस हो सकता है। वन इज द फ्रांस गवर्नमेंट वेबसाइट विच इज campusfrance.com। दूसरा है डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। अब देखिए campusfrance.com एक बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। अगर आप ओपन करेंगे तो आप अपने कीवर्ड डाल के आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको अवेलेबल कराती है। तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने की फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज अराउंड 10K लाइक इन इंडियन रुपीस आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी रिफंडेबल होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन अगर वहाँ पे प्रोसेस नहीं होती है तो आपको वो रिफंड हो जाती है। दूसरा है यहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है कि आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आके हमें अप्लाई कीजिए, तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं भी होती है, जीरो होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस 30 यूरोस टू 150 यूरोस वेरी कर सकती है, तो वो आपको देख के अप्लाई करना पड़ सकता है, तो आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें वीज़ा प्रोसेस की, जिसका हम वेट कर रहे थे, तो वीज़ा प्रोसेस यहाँ पे अगर हम देखें, अभी फ्रांस के वीज़ा प्रोसेस में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ज़्यादा डिले आ रहा है। ठीक है, तो आप वीज़ा प्रोसेस के लिए आप अपना कैंपस फ्रांस में अपना एडमिशन लेके आप सारा डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करके आप वीएफएस में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो वीएफएस अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, आपको अपॉइंटमेंट में ज़्यादा डिलेज देखने को मिल नहीं रहे हैं अभी। अभी लगभग आपको 15 से 20 दिन का वेटिंग टाइम है जिसमें आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पे मिल जाती है। और अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें वीज़ा की, तो प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ लाइक विच इज़ मेंशन ऑन द एम्बेसी वेबसाइट। 15 दिन तक जा सकता है, बट देखने में यही आया कि आपको एक वीक के अंदर वीज़ा आपका प्रोसेस हो जाता है। किसी किसी केस में तो 3 से 4 दिन में वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। तो देखिए ये सब था स्टडी इन फ्रांस। सो लाइक क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है इस प्रोसेस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लेट मी नो द नेक्स्ट टॉपिक। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी वीडियो बना के लेके आऊँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।